हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई को जारी कर पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, हम लोग बात करेंगे अवध के नवाबों पर। और कहीं न कहीं मुगल सत्ता धीरे धीरे अब समाप्त हो चली और उस मुगल सत्ता को आज हम उसका पतन कर देंगे। मुगल सत्ता का हम नहीं पतन कर देंगे, मतलब उसका पतन बहुत पहले हो चुका है। और हम लोग भी पढ़ने के क्रम में कहीं ना कहीं आगे बढ़ चलेंगे और मुगल सत्ता का आज पतन हो जाएगा। उसके बाद में आज की क्लास के बाद में आप लोगों का सीधे सीधे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश का, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आधुनिक भारत का इतिहास और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं अवध के नवाबों के बारे में। पहले अवध के नवाबों के बारे में बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे हम और इन पर मतलब मुगल काल की सत्ता जो हुई उसका पतन कैसे हुआ। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुगल काल का जो डिवीजन है कई राज्यों में हुआ और धीरे धीरे 5 राज्यों में टूट गया। अवध क्षेत्र ही मतलब इतना बड़ा हुआ करता था मुगल काल का कि अवध प्रांत ही मतलब 5 जगहों पर टूट गया। और वो 5 मतलब कौन कौन से राज्य हुए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरी जो बात है आपकी अवध के नवाब, मतलब कौन कौन से नवाब हुए उन पर हम लोग बात करेंगे। और बाकी जब आपका इतिहास विषय में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, तब फिर उस पर बात करेंगे कि बंगाल के नवाब कहाँ पर थे, कैसे क्या थे, कौन कौन बंगाल के नवाब में रहा। और निजाम मतलब हैदराबाद का जो नवाब हुआ करता था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उस पर ये सब बात करेंगे यहाँ पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले अवध के नवाबों पर। देखिए दरअसल में बात ये हुई, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में धीरे धीरे जो अन्य जो नवाब हुआ करते थे, जैसे बंगाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब और अवध के नवाब, धीरे धीरे कहीं न कहीं इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता धीरे धीरे स्थापित करना शुरू कर दिया था। मुगल काल में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती थी, औरंगजेब के बाद में जो भी शासक आया वो कहीं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, इन सब मतलब धीरे धीरे मतलब लगभग 50 वर्षों में ही 8 शासकों ने मतलब मुगल राजाओं ने, मुगल सम्राटों ने राज किया। बात यह हुई किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 6 महीने, ऐसे शासक करके वो लोग चले गए। बात ये हुई कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब जो सल्तनत हुआ करता था, मुगल सत्ता जो भी कमजोर हो गई थी। जब ये कमजोर होने लगी तो आसपास की जो रियासतें हुआ करती थी, नवाबों की जो रियासतें हुआ करती थी, वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करती गई। सबसे पहले होता क्या है कि हैदराबाद का निजाम जो होता है वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। फिर उसके बाद में बंगाल के नवाब ने स्वतंत्र घोषित किया। मुर्शीद कुली खां, मीर जाफर और ये मतलब आपका सिराजुद्दौला और उसके साथ में मतलब मीर कासिम, ये सब हुए बंगाल में। इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र सत्ता घोषित करते हुए आगे बढ़े। और आपके अवध के नवाबों में सुजाउद्दौला और आपके आसफउद्दौला आएंगे। तो इन सब लोगों ने कहीं न कहीं स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करके और अपने सत्ता को, शासन को स्थापित किया। इन लोगों की जो नीतियाँ थी किसानों के प्रति और जो जनता के प्रति इनके रवैये थे वो सही थे। मुगल सत्ता की अपेक्षा जो मुगल सत्ता धीरे धीरे कहीं न कहीं लुढ़कती हुई, खिसकती हुई पतन की ओर जा रही थी, तो इन लोगों ने इनसे बेहतर मतलब शासन किया। तो हम उन्हीं के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि आज कहाँ से कहाँ तक हमारा क्या, अवध के नवाब कहाँ से कैसे थे। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये जो अवध वाला क्षेत्र हुआ करता था, मुगल सत्ता का एक सूबा हुआ करता था। वहां पर सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। किसको? सूबेदार को। तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुगल सत्ता का एक सूबा हुआ करता था। मुगल साम्राज्य का एक सत्ता हुआ, ओ सॉरी, साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था। सूबा मतलब होता था प्रांत, हुआ करता था।
तो ये एक प्रांत हुआ करता था, एक सूबा हुआ करता था। यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बादशाह होता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को फर्रुखसियर दरअसल में 1713 में जैसे ही शासक बना, मतलब वो मुगल सम्राट बना, तो फर्रुखसियर ने क्या किया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके अंदर लालच आया, और लालच के चक्कर में उसने क्या किया, सैयद बंधुओं को जिन्होंने मतलब उसको किंग बनाया था, जिन्होंने उनको राजा बनाया था, उसको जिन्होंने उसको मुगल सम्राट बनाया था, उन्हीं को मारने का प्लान बना लेता है फर्रुखसियर। तो 1719 में होता क्या है, फर्रुखसियर को उन्हीं दोनों ने मतलब सैयद बंधुओं ने उसको खत्म कर दिया, उसको मतलब समाप्त कर दिया उसकी सत्ता को। फिर उसके बाद में शायद 18 वर्षीय या 19 वर्षीय होता है बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को ये लोग शासक बनाते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही वर्ष 1722 में, कब, वर्ष 1719 में कौन बना था, फर्रुखसियर को जैसे ही लोगों ने हटा दिया तो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक बनता है, मुगल सम्राट बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला की टाइटल दी जाती है, ठीक है। तो रंगीला जब शासक बना तो उसी समय वर्ष 1722 ईस्वी में होता क्या है, वर्ष 1722 ईस्वी में अवध के नवाब हुआ करते थे, इनको सूबेदार हुआ करते थे पहले, सआदत खां को उसने क्या किया, सआदत खां नाम था इनका, इनकी टाइटल हुआ करती थी, उपाधि हुआ करती थी इनकी उपाधि हुआ करती थी बुरहान उल मुल्क। ये इनकी उपाधि हुआ करती थी। इस उपाधि को लेकर के ये जो है नवाब बैठते हैं वहां पर, कहां पर, अवध की राजगद्दी पर बैठते हैं। तो इन्होंने सआदत खां को, इसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 ईस्वी में जो है अवध का की उपाधि के साथ क्या किया, इसकी उपाधि के साथ इसको क्या किया, सआदत खां को इन्होंने क्या किया था, क्या करता है, मतलब जो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, अवध का जो नवाब हुआ करता था सआदत खां को इस उपाधि के साथ में यहाँ पर मतलब उसको अवध का सूबेदार, अवध का सूबेदार नियुक्त किया इसको, किसको, सआदत खां को। जब ये इसको नियुक्त कर दिया तो उसके बाद में होता क्या है, ये नियुक्त हो गया। उसके बाद में होता क्या है, जब ये सूबेदार नियुक्त हुआ उसके बाद में इसने क्या किया, अवध को इसने सआदत खां ने, सआदत खां ने अवध को स्वतंत्र राज्य या सूबा घोषित कर दिया। जैसे इसने स्वतंत्र राज्य घोषित किया उसके बाद में हुआ क्या था, इसने क्या किया, इसकी जो नीतियां हुआ करती थी, मतलब इसके अंतर्गत ही, मुगल सम्राट के अंतर्गत ही यह शासन किया करता था। लेकिन होता क्या था कि ये लोगों की नीतियां, जैसे किसी से आपस में मतलब कोई भी रिलेशन हुआ तो उनसे किसी से संधि करनी है, किसी से युद्ध करना है, किसी से कोई बातचीत करनी है, तो उनके साथ में किसी प्रांत को, किसी क्षेत्र को लेना है, किसी क्षेत्र का बंटवारा करना है, तो ऐसे जो कार्य हुआ करते थे ये स्वतंत्र रूप से करने लगा था। कौन, इसको हम कहते हैं सआदत खां। तो मतलब कहीं ना कहीं इसने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में ये क्या कहता है कि 1723 ईस्वी में, वर्ष 1723 ईस्वी में क्या करता है ये अवध का नवाब, मतलब जो सआदत खां हुआ करता था, इसने क्या किया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या किया,
इसने 1713 सॉरी 1723 ईस्वी में 1723 ईस्वी में क्या किया कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए जब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या किया इसने, रोक लगाने के लिए करता क्या है ये, इसने एक बंदोबस्त कानून को लागू किया जिसको कहते हैं लगाने के लिए 1723 ईस्वी में 1723 ईस्वी में राजस्व बंदोबस्त कानून लागू करता है। क्या, राजस्व बंदोबस्त कानून जो है लागू करता है। जब ये इसने कानून लागू किया तो हुआ क्या, जब इसने इस कानून को लागू कर दिया तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को मतलब भ्रष्टाचार की समाप्ति हो गई और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसके जो साम्राज्य में हुआ करता था वो कम हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, वर्तमान जो आपका, इसको हम मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान जो आपका उत्तर प्रदेश हुआ करता था, ये जो इस उत्तर प्रदेश में मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था, इसमें वर्ष 1719 में जैसे मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया था किसने, उन्हीं दोनों सैयद बंधुओं ने। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया, 1719 में इसको शासक बनाया। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को 1722 ईस्वी में मतलब अवध का नवाब सॉरी अवध का जो सूबेदार घोषित कर दिया। कौन सी उपाधि के साथ, बुरहान उल मुल्क की उपाधि के साथ में उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया, सॉरी अवध का सूबेदार। शहादत खान ने क्या किया, उत्तर प्रदेश जो हुआ करता है आपका वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, इसी को अवध क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित किया और इसने क्या किया 1723 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक कानून लागू किया जिसको राजस्व बंदोबस्त कहा। इसने राजस्व से संबंधित एक नीति लागू करी जिसमें कहीं न कहीं इसको जो राजस्व हुआ करता था पर्याप्त मात्रा में राजस्व इसका मिल सके और इसी के साथ साथ आपका भ्रष्टाचार जो है कम हो सके। इसने क्या किया, इसने किसानों को जमींदारों के तले दबने से बचाया। क्या किया, इस जो कानून ये जो लागू किया था, इसने किसानों को जमींदारों के तले दबने से राहत दिला दी या बचा लिया, राहत दिलाई। क्योंकि अगर ये बंदोबस्त कानून लागू नहीं करता तो जमींदार जबरदस्ती वसूला करते थे, जबरन वसूली किया करते थे और जो किसान हुआ करते थे वो आपके उतना जो टैक्स हुआ करता था वो राजस्व उतना दे नहीं पाते थे। इसलिए ये क्या करते थे, कहीं न कहीं किसानों को इसने अपने ये जो साम्राज्य में अपने प्रांत में इस चीज को लागू करवा के एक राजस्व व्यवस्था लागू करवाई। उस राजस्व व्यवस्था को लागू करवाने के बाद में इसने क्या किया, किसानों को मतलब अपने अंडर में कर लिया और राजस्व के लिए उनको मतलब जमींदारों के लिए उसने नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसने राजस्व के लिए क्या किया, छोड़ा नहीं किसानों को और उनको राहत कहीं ना कहीं प्रदान करी। इसने क्या किया, 1739 में जब इसका शासन हुआ करता था तो 1739 ईस्वी में इसने, आपने नाम सुना होगा नादिर शाह जो हुआ करता था, तो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। इसने क्या किया, वर्ष 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली पर आक्रमण आप करो, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है।
आमंत्रित करता है। तो इसने क्या किया, दिल्ली पर आमंत्रित करने मतलब आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किसको? नादिर शाह को। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली में 1739 में आक्रमण किया, तो इसने तो आक्रमण किया, उसके मुताबिक वायदे के मुताबिक इसने मतलब इसको झेल नहीं पाया। बात ये हुई कि इसने कुछ वादे किए थे कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हम तुम्हारी ये मदद कर देंगे। नादिर शाह से इसने बोल दिया था, लेकिन वायदे के मुताबिक क्या होता है, वायदे पर सीधा आप लोग लिख लीजिए, वायदे पर खरा ना उतर पाने के कारण ये आत्महत्या कर लेता है। वायदे पर खरा ना उतर पाने के कारण क्या किया, इसने आत्महत्या कर ली। इसने, किसने? सादत खान ने आत्महत्या कर ली। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। और ये जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये तो समाप्त हो गया। इसके बाद में जो आने वाले अवध के नवाब हैं उन लोगों ने क्या किया, इसके बाद में जब हम बात करते हैं, इसने क्या किया था और इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं। इसने क्या किया, जो हिंदू मुसलमान जो हुआ करते थे उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं किया, भेदभाव की रणनीति को इसने समाप्त किया। क्या किया इसने, हिंदू मुस्लिम भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया होगा ना, भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। ये भी ठीक कार्य किया इसने, क्योंकि ये अवध का नवाब रहा था, तो अवध के नवाब ये मतलब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मुगल सत्ता कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है आप लोगों की। अब होता क्या है, जब ये इसने आत्महत्या कर ली, किसने? सादत खान ने जब आत्महत्या कर ली, जब इसकी आत्महत्या करने के बाद में जैसे इसकी मृत्यु होती है, तो इसका जो भतीजा होता है, इसका भतीजा, इसका भतीजा, तो इसका भतीजा जो होता है, इसका भतीजा और शायद इसका दामाद भी होता है, तो सफदर जंग, इसका भतीजा, इसका नाम था सफदर जंग, नवाब बना, अवध का नवाब बना। कौन बनता है? इसका भतीजा सफदर जंग अवध का नवाब बना। जैसे ही ये अवध का नवाब बना, उसी प्रकार जब अवध का नवाब बना, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर हम लिख देते हैं। तो इसने क्या किया, किसानों के लिए राहत का कार्य किया, जमींदारों के तले उनको दबने से बचा लिया और कहीं न कहीं उनको राहत दिलाई। वर्ष 1739 में इसने क्या किया, नादिर शाह को आमंत्रित किया। कहीं न कहीं मुगल सत्ता से इसका विद्वेष रहा होगा, मोहम्मद शाह से, तो इसलिए उसने क्या किया, उस पर मतलब दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसको बुलाया और इसको एक वायदा किया था, नादिर शाह को वायदा किया था। तो इस वायदे के ऊपर खरा ना उतर पाने के कारण या उसकी वायदे के अनुसार भूमिका ना निभा पाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली। इसने कहीं न कहीं भेदभाव को, हिंदू मुसलमानों के प्रति भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाया। और इसकी मृत्यु होने के बाद में होता क्या है, इसका जो भतीजा होता है सफदर जंग, वो अवध का नवाब बनता है। जैसे ही वो अवध का नवाब बनता है, तो अवध का नवाब बनने के साथ ही साथ ये क्या होता है, अवध का नवाब जैसे वो अवध का नवाब बनता है, तथा वह मोहम्मद शाह, वह
मोहम्मद शाह का वजीर भी बनता है। तो क्या होता है, मोहम्मद शाह जो रंगीला हुआ करता था, ये अवध का नवाब तो बना ही बना, लेकिन उसके साथ में ही उसका रंगीला का वजीर भी बना। अब जब हम अवध के नवाब की बात करते हैं, तो इसी के टाइम पीरियड में जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र हुआ करता था, तो इलाहाबाद का क्षेत्र भी इसी के मतलब अंतर्गत आता था। इसके प्रशासन के अंतर्गत इसने जो प्रशासन किया था, इसके प्रशासन के अंतर्गत इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, इलाहाबाद का क्षेत्र भी आता था। कहीं न कहीं इलाहाबाद के जो किले का निर्माण हुआ था ना, वो अकबर आता था, वो अकबर करवाता है, क्योंकि इलाहाबाद का जो क्षेत्र हुआ करता था, वो अब अवध के नवाब के हिस्से में आ रहा था। क्योंकि इनके जो सूबे हुआ करते थे, वहाँ जरूरी हुआ करता था ये कि जो हमारे सूबेदार हुआ करते थे, वो इन्हीं के मुगल जो सम्राट हुआ करते थे, उसके अंडर में कार्य किया करते थे। अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया जब अवध को, तब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इलाहाबाद का जो क्षेत्र हुआ करता था, वो उसके अंडर में आने लगा था धीरे धीरे। जब ये स्वतंत्र हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे इसने अपने आप को स्वतंत्र किया, तो इलाहाबाद क्षेत्र तक की मतलब इसका जो शासन हुआ करता था, अवध, तत्कालीन समय का अयोध्या, फैजाबाद का इलाका, ये सब हुआ करता था। उसके बाद में होता क्या है, वर्ष 1754 में क्या होता है, वर्ष 1754 में वर्ष 1754 में क्या होता है, सफदरजंग जो बना था आपका नवाब, सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है। सफदरजंग की भी मृत्यु हो गई और सफदरजंग वहां से क्या हो गया, हट गया। और ये जो अवध का नवाब था, वो फिर से इसका उत्तराधिकारी बनेगा। जो अवध का नवाब हुआ, जब सफदरजंग की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में आपका इसके बाद सुजाउद्दौला कौन बन रहा है यहाँ पर, सुजाउद्दौला, आपका सुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। अवध का नवाब, जो आपका अवध वाला क्षेत्र हुआ करता था, अवध का नवाब, तथा जो रंगीला हुआ करता था सम्राट, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर बनता है, तथा वजीर बना। वजीर से आप लोग समझ पा रहे ना, कौन बन रहा है वजीर, यही बन रहा है जिसका नाम है आपका सुजाउद्दौला। इसी के टाइम पीरियड में अभी देखना आगे चल करके, वर्ष 1764 में बक्सर का युद्ध होगा अंग्रेजों के साथ में, सुजाउद्दौला के साथ में, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट होंगे उनके समय में। होता क्या है, इसी के टाइम पीरियड में जो आपका मोहम्मद शाह रंगीला है ना, रंगीला की मृत्यु हो जाएगी, रंगीला की मृत्यु हो जाएगी इससे पहले 1748 में रंगीला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1748 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद में शासक दूसरा आएगा, आप लोगों को पता होगा, ठीक, मैं मतलब बताया था आपको। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि जब सुजाउद्दौला अवध का नवाब बन गया और यहाँ मतलब उसका रंगीला का मतलब मुगल सम्राट का वजीर बन गया, तो होता क्या है, इसके वजीर बनने के बाद में
वर्ष 1764 में, तब जब ये नवाब बना 1754 में, तब कौन था, कहीं ना कहीं शासक हुए होंगे ये आपके, इनका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो इसके समय में क्या होता है, सुजाउद्दौला के टाइम पर, इसके समय में वर्ष 1764 में, 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हो जाता है इसी के टाइम पीरियड में, और युद्ध हुआ। अब हम थोड़ी सी बक्सर के युद्ध की यहीं पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर दे रहे हैं, क्योंकि बक्सर के युद्ध की चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा करना सही रहेगा, क्योंकि ये अवध का, जैसे ही अवध का नवाब और मोहम्मद शाह रंगीला का वजीर बन जाता है सुजाउद्दौला, तो इसके अंतर्गत क्या आता था, इलाहाबाद का क्षेत्र भी आता था इसी के अंतर्गत। और हम बात कर रहे थे 1700 कहीं न कहीं 54 में सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है, और सफदरजंग की मृत्यु होने के बाद में सफदरजंग की जो आपका उत्तराधिकारी होता है वो बनता है सुजाउद्दौला। अब सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय का जो है, मतलब मुगल सम्राट जो भी हुआ करता था उसका कौन बनता है, उसका वजीर बन जाएगा। इसके बाद में 1764 में इसी के टाइम पीरियड में आपको मतलब जो मीर कासिम होगा, मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद हुआ करता था, उसको अंग्रेजों ने मतलब 1760 में नवाब बना देते हैं बंगाल का। उसके बाद में हुआ क्या, 1760 में जैसे उसको नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम ने क्या किया, कहीं न कहीं अपनी जो राजधानी हुआ करती थी ढाका, बंगाल की ढाका में राजधानी हुआ करती थी, जो वर्तमान आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पर बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। तो बंगाल की राजधानी को बदल करके वो मुंगेर, जो बिहार में वर्तमान जो जिला है मुंगेर, तो वहां पर ट्रांसफर कर ले जाता है मीर कासिम। उसके बाद में होता क्या है, ये अंग्रेज लोग तब भी उसको परेशान करना छोड़ते नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बक्सर का मतलब बिहार में एक बक्सर जिला है वहां पर। तो 1764 में होता है आपका बक्सर का युद्ध। 1764 में होता है आपका क्या, बक्सर का युद्ध। बक्सर की युद्ध की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन थे, भारत की तरफ से 3 सेनाएं थी आपकी, भारत की तरफ से 3 सेनाएं थी। अवध का नवाब था आपका, अवध का नवाब, नाम है इनका, अभी आपको मैं बता रहा था सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। ये सुजाउद्दौला थे आपके, और आपके थे मुगल सम्राट, क्या नाम था उनका, मुगल सम्राट थे, तत्कालीन मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिनका नाम था आपका सम्राट, मुगल सम्राट हो गए आपके, इनका नाम था शाह आलम द्वितीय, सम्राट हो गए। ये कौन थे, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद में जब मैं बात कर रहा था तो आपका कौन था, बंगाल का नवाब था, अवध के और बंगाल के दोनों नवाब थे। ये कौन था आपका, ये आपका था मीर कासिम, ठीक है। तो ये था आपका मीर कासिम। मीर कासिम को मैंने आपको बताया कि वो राजधानी चेंज करके कहाँ ले गया था, आपका जो ढाका हुआ करता, ढाका से मुंगेर लेकर के चला गया, क्योंकि कुछ उसके कारण थे अपने। ये तीनों की सेनाएं थी एक तरफ, ठीक है, इनकी सेनाएं एक तरफ थी बक्सर के युद्ध में 1764 में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, अंग्रेज अधिकारी, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या करता है, बक्सर के युद्ध में इन तीनों सेनाओं को पराजित कर देता है,
और जब ये तीनों सेनाएं पराजित हो जाती हैं, इन तीनों सेनाओं को पराजित करने के बाद में होता क्या है, जो अवध का नवाब हुआ, जो अवध का नवाब हुआ, अवध का नवाब के साथ में क्या किया इसने, किसने, हेक्टर मुनरो ने क्या किया, अवध के नवाब के साथ में इलाहाबाद की फर्स्ट जो प्रथम संधि हुई उसको करता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि किया था, संधि किया था 12 अगस्त 1765 को। कब किया था, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि सुजाउद्दौला के साथ में, अवध के नवाब के साथ में करता है। कौन, यही। उसके बाद में मुगल सम्राट के साथ में 16 अगस्त 1765 को, कब, 16 अगस्त 1765 को इनके साथ में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में एक संधि करता है और इसको हम कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। सेकंड संधि। तो ये क्या करता है, ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि इनके साथ में करता है और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है वो मुगल अवध के नवाब के साथ में करता है, और जो सेकंड संधि होती है दूसरी वाली, तो ये वाली होती है मुगल सम्राट के साथ में। कहीं ना कहीं इस पूरे सम्राट, मतलब सम्राट में, इन तीनों, इस पूरे युद्ध में बाद में ये भगोड़ा हो जाता है, मतलब भाग जाता है, कहीं दूसरी जगह अपना वास स्थान करता है, निवास रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं निकल जाता है अपने वहां छोड़ करके, उसको बंगाल को छोड़ करके। उसके बाद में होता क्या है, 1700 जब 65 में हुआ ये कि मतलब बंगाल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तो इनको कहीं ना कहीं हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े। कितने, 50 लाख रुपए इनके ऊपर हर्जाना रखा गया कि तुमने मतलब युद्ध हमारे साथ में क्यों किया, और इनको बंदी बना लिया गया। किसको, मुगल बादशाह को बंदी बना लिया गया और दिल्ली जाने से रोक दिया गया और इनको यहीं पर रखा गया। तो ये था आपका क्या, बक्सर का युद्ध। आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पता चल गया होगा। बाकी इतिहास में जो होगा पूरी तरह से इसका इतिहास, एक एक इसका मतलब हम कहीं ना कहीं चीर फाड़ करेंगे और उसके बाद में उसको बहुत अच्छे तरीके से इलाहाबाद की संधियों को भी, मतलब क्या उनके पैमाने रहे थे, उनको सबको हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा इतिहास बता दिया किसका, 1764 का जो अभी आपका मतलब बक्सर का युद्ध हुआ उसका। अब मैं बात कर रहा था आपसे सुजाउद्दौला के बारे में। सुजाउद्दौला ने क्या किया उसके बाद, जब सुजाउद्दौला कहां पर पराजित हो गया, सुजाउद्दौला जो था आपका वो पराजित हो जा रहा है बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध में कब, 1764 में, 1764 में पराजित हो गया। जब तीनों सेनाएं पराजित हो गई तो ये भी पराजित हो गया। पराजित होने के बाद में इसको क्या होता है, इसके साथ मतलब अवध के नवाब के साथ में क्या हुआ, या ऐसे लिख लीजिए, इसके बाद अवध के नवाब के साथ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इसके बाद अवध के नवाब के साथ 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम संधि अंग्रेजों ने की थी ना, अंग्रेजों ने की। क्या किया इनके साथ में, अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में, अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में क्या किया,
50 लाख रुपए देने पड़े। कितने? 50 लाख। तत्कालीन समय का 50 लाख रुपए बहुत हुआ। 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, इनको 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। इसी के साथ साथ में इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था वो शाह आलम द्वितीय को देना पड़ा। और शाह आलम द्वितीय को भी मतलब उन्होंने पेंशन याफ्ता बना करके वहां पर रखा, मतलब बंदी बना करके रखा। कहीं न कहीं दिल्ली की सत्ता को वहां पर उनको जाने नहीं दिया। और हुआ क्या, जो 50 लाख रुपए इन्होंने दिए, इसके बदले इनको अपना जो राज्य था वो वापस मिल गया। हार जाने के बदले क्या हुआ, हार जाने के बदले, हार जाने के बदले इनको अपना राज्य वापस जो है मिल गया। इनको अपना राज्य वापस मिल गया। किसने दे दिया? अंग्रेजों ने दे दिया। किसको मिला? इनको वापस मिल गया। किसको? सुजाउद्दौला को। ठीक है, तो ये कारण था। ऐसे मतलब इन्होंने अपने जो साम्राज्य था उसको, जो युद्ध था उसको इन लोगों ने लड़ा था। आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो क्या हुआ, इनको अपना राज्य धीरे धीरे कहीं ना कहीं वापस मिल गया और अंग्रेजों ने दे दिया, क्योंकि इन्होंने 50 लाख रुपए इनको हर्जाने के रूप में दे दिए थे इन लोगों को, अंग्रेजों को, इसलिए इनको वापस मिल गया। अब इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में सुजाउद्दौला की कहीं ना कहीं धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। और क्या हुआ इसके बाद में, इसके बाद सुजाउद्दौला की जब मृत्यु हो जाती है, दौला की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद आसफ उद दौला, क्या नाम है उनका? आसफ उद दौला। दिखाई दे रहा ना? ओफो, नहीं दिखाई दे रहा। आसफ उद दौला, इसके बाद में क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद में आसफ उद दौला अवध का जो है नवाब बनता है। अवध का नवाब बना। कौन बना? आसफ उद दौला। दोस्तों यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा आप लोग, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, सुजाउद्दौला जैसे ही बक्सर के युद्ध में हार गया, पराजित हो गया, वहां से होता क्या है, इसके बाद में अवध के नवाब के साथ में, सुजाउद्दौला के साथ में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि करी जाती है। उस संधि के अनुसार इसको हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए इनाम, मतलब इनाम नहीं, मतलब हार जाने के रूप में भुगतना पड़ा। जब हरजाना ने भुगत दिया तो इसको, इसके बदले, हरजाने के बदले इसको अपना राज्य मिल गया। इसके बाद में धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी होता है आसफ उद दौला बनता है। अब हम बात कर रहे थे आसफ उद दौला की, तो सुजाउद्दौला की, सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी जो था, सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी कौन आया? सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी कौन आया आपका? आसफ उद दौला आया। आसफ उद दौला हुआ, मतलब आसफ उद दौला जो हुआ करता था, तो आसफ उद दौला अवध का नवाब बना, वहां पर उसका वजीर भी बना। तो अब आता है आपका आसफ उद दौला। इसने क्या किया, आसफ उद दौला ने
आसफ उद दौला का जो शासन हुआ करता था, आसफ उद दौला का शासन कब से कब तक चला? आसफ उद दौला का जो शासन था ना 1775 से 1795 के आसपास रहा। इसने क्या किया, आसफ उद दौला ने राजधानी बदल करके क्या कर दिया, राजधानी फैजाबाद से बदलकर क्या किया, राजधानी को फैजाबाद से बदल करके वर्तमान जो आपका लखनऊ राजधानी है, तो इसने लखनऊ राजधानी अवध की बना दी। क्या कर दिया, इसने राजधानी लखनऊ को घोषित कर दिया और अपनी जो है राजधानी क्या किया, इसको बना दिया लखनऊ को। ठीक है, इसने क्या किया, लखनऊ को अपनी राजधानी बना दिया। होता क्या है, इसके बाद में आसफ उद दौला के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि इमामबाड़ा बनवाता है, यही मतलब आसफ उद दौला के समय का ही ये इमामबाड़ा है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब बने हुए यहाँ पर लखनऊ में। तो मैं आपसे बात कर रहा था, इसने क्या किया, लखनऊ को राजधानी चेंज कर दिया। इसके बाद होता क्या है, इसकी भी धीरे धीरे कहीं न कहीं मृत्यु हो जाती है और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बनता है। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। होता क्या है, वाजिद अली शाह जब नवाब थे, उसके बाद में अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किया, वाजिद अली शाह की कहीं न कहीं मृत्यु होने के बाद में, वाजिद अली शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उनकी पत्नी बेगम हजरत महल और उनका बेटा था विरजिस कादिर। विरजिस कादिर को होता क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध को 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़ा सा अभी इतिहास आपको बता रहे हैं। वर्ष 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों में कौन था, डलहौजी। डलहौजी की एक आपने नीति सुनी होगी, राज्य हड़प नीति। डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया या अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, नवाब थे आपके वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह को जैसे ही इनकी धीरे धीरे मृत्यु होती है, इनका शासन जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद में इनकी पत्नी हुई थी, इनका नाम आपने सुना होगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्या किया, बेगम हजरत महल अपने जो बेटा हुआ करता था विरजिस कादिर को लेकर के कहीं न कहीं सत्ता में बैठी रहती हैं और अपने शासन को, साम्राज्य को बचाने का कार्य करती हैं। लेकिन उससे भी नालायक धूर्त कहेंगे कि डलहौजी था। डलहौजी ने बहुत सारे लोगों को क्या किया, मतलब वो कहीं न कहीं ऐसी ऐसी नीतियां लागू करी 1848 के बाद से, 48 के आसपास से स्टार्ट किया, सौराष्ट्र को मतलब और मतलब कई सारे जिले, मद्रास को, इन सबको मतलब कहीं न कहीं घेरा करते हुए, और आपकी रानी लक्ष्मीबाई का जो ग्वालियर हुआ, इन सब झांसी को, झांसी के साथ साथ में कानपुर, इन सबको, और उसी के साथ साथ में बंगाल और अवध, इनको भी कहीं न कहीं क्या किया, मतलब अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का कार्य किया। तो उसने क्या किया था, इसको जो आपका जो अवध था, अवध के क्षेत्र को उसने क्या किया, मतलब प्रशासन की हीनता के आधार पर इनको कहा कि तुम यहाँ पर ठीक ढंग से मतलब साम्राज्य को नहीं चला पा रहे हो, साम्राज्य का संचालन तुम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। विरजिस कादिर को बताया और इनकी मतलब जो बेगम हजरत महल थी उनको बताया। तो कहीं न कहीं उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि तुम प्रशासनिक के आधार पर तुम
अच्छे से ढंग से तुम लीड नहीं कर पा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हो, तो उसने क्या किया, यहाँ पर इनके यहाँ पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं सत्ता को अपने मतलब अपनी सत्ता को जमाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में कहीं ना कहीं जो आपकी महारानी होती है, मतलब इनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल कहीं ना कहीं अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लेकर के नेपाल चली जाती है। उसके बाद में उनकी वही मृत्यु हो जाती है। और ये जो अवध का नवाब हुआ करते थे, यहाँ पर अवध में भी अंग्रेजों का ही मतलब जो होता है सत्ता, डलहौजी की जो नीति हुआ करती थी वो काम कर गई। ठीक है, प्रशासनिक कहीं ना कहीं उसके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ करता था इनका अवध की चर्चा हुआ करती थी, अवध के नवाबों की। अब हम इसके बाद में बात करने वाले मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। इसको मैंने बताया, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, आसफउद्दौला। और उसके बाद में इसने क्या किया, 1775 से लेकर के 1795 के आसपास इसने क्या किया, शासन किया। इसने राजधानी को बदल दिया था आसफउद्दौला ने, और राजधानी बदल करके फैजाबाद से कहाँ कर दी, लखनऊ कर दी। और उसके बाद में 1856 में, मतलब उससे पहले आपके अंतिम नवाब बनते हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बाद में कोई भी जो बिरजिस कादिर हुआ वो नवाब नहीं बना। नवाब अगर बनता भी तो कैसे बनता, उन्होंने मतलब इनके इनके साम्राज्य पर आक्रमण ही कर दिया था, अवध पर, तो लोगों ने मतलब अपना अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था इसको। अब हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ में कि जो मुगल काल का जो पतन हुआ करता था, तो मुगल काल के पतन पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, मुगल काल के पतन पर। तो मुगल काल का पतन धीरे धीरे हुआ कैसे, जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में हुआ क्या कि जितने भी उनके बाद में आने वाले सम्राट हुए, जिन्होंने मुगल सम्राट जितने भी हुए, जहांदार शाह और आपकी फरुख सियर हुआ, उसके साथ में मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर दोती, और इन सब ने क्या किया, कहीं ना कहीं इन सब के अंतर्गत इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतना पावर नहीं था कि ये लोग अपने जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था उसको फिर से मतलब स्थापित कर सके। लास्टली अंत में जो मुगल सम्राट हुआ करता था औरंगजेब, औरंगजेब ने ही लास्टली उस चीज को मतलब मेंटेन कर पाया। उसके बाद में हुआ क्या, कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सत्ता होती गई, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है छीड़ होता चला गया और पतन की ओर आगे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इन सम्राटों ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को बचा नहीं पाया। होता क्या है, जैसे वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, कब, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की इतनी नीतियां ही इतनी घटिया थी, क्योंकि धार्मिक कट्टरता उसके अंदर बहुत कूट कूट करके भरी हुई थी, इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, उसकी जो नीतियां थी बड़ी ही मतलब बेकार से थी। क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो होता क्या है, औरंगजेब ने कुछ ऐसी नीतियां लागू की थी, उन नीतियों के कारण ही मुगल जो साम्राज्य हुआ करता था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त मतलब होने की ओर या पतन की ओर चाल मतलब स्टार्ट हो गया। तो औरंगजेब की औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और संकुचित नीतियों संकुचित नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ चला। क्या हुआ,
पतन की ओर बढ़ गया। कौन? मुगल साम्राज्य। होता क्या है, इसने ऐसा क्या कर दिया था कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा। जैसे ही क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था इसकी पिछली वाली क्लास में, मैंने औरंगजेब को आपको पढ़ाया था। तो उसने जो काशी का विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था और आपका जो मथुरा का मंदिर हुआ करता था, इन मंदिरों को उसने कहीं न कहीं नष्ट करवाया। कुछ ऐसे टैक्स लगाए हिंदुओं पर, दोबारा लागू कर दिए। जैसे जकात का जो टैक्स हुआ करता था अकबर ने समाप्त कर दिया, इसने फिर से लागू कर दिया। कलमा को इसने कलमा को मतलब सिक्कों पर कलमा लिखवाने से इसने इनकार कर दिया। कहा कि कहीं न कहीं हमारा जो सिक्का है, सिक्का सिक्का तो ठीक है, लेकिन हमारा जो कलमा उर्दू भाषा है वो हमारी गंदी हो जाएगी। तो इसने कलमा लिखवाना बंद करवा दिया। तो ऐसे कई सारे कार्य किए इसने औरंगजेब ने। इसीलिए क्या हुआ कि कहीं न कहीं इसकी जो मुगल साम्राज्य हुआ वो पतन की ओर आगे बढ़ गया, क्योंकि इसने ऐसी नीतियों को ही अपनाया था। समझ में आ रहा है आपको? पता चल रहा है कि ये कहीं न कहीं जो औरंगजेब की नीतियां ऐसी थी, इसलिए ये क्या हुआ, इसलिए ही ये मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा। क्या हुआ उसके बाद, मुगल औरंगजेब के बाद, उसके बाद लगभग 50 वर्षों में ही 8 सम्राटों ने मुगल साम्राज्य पर जो है, सम्राटों ने मुगल साम्राज्य पर राज्य किया। ये मुगल सम्राट ये जो भी मुगल सम्राट आते थे, ये जो मुगल सम्राट थे, ये मुगल सम्राट 1 या 2 वर्षों के लिए, कभी कभी 1 या 2 वर्षों के लिए क्या किया, 1 या 2 वर्षों के लिए ही शासन कर पाए। हुआ क्या, देखिए बात ये थी, इन लोगों ने कहीं 1 वर्ष के लिए शासन किया, कहीं 2 वर्षों के लिए, कहीं 7 वर्षों के लिए, कहीं 10 वर्षों के लिए। उसका कारण ये था कि इनके अंदर इतनी कोई क्षमता नहीं थी जो पूर्ववर्ती शासकों के पास थी। इसका कारण ये था, पीछे का कारण इनके पास जो जन भागीदारी हुआ करती थी, कहीं ना कहीं इनके पास जन भागीदारी नहीं हुआ करती थी। जन भागीदारी का ना होना था, इनमें कहीं ना कहीं जनता का विश्वास खत्म हो गया था। ये लोग जनता को कहीं ना कहीं विश्वास नहीं दिला पा रहे थे। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने ऐशो और आराम के लिए क्या किया, बहुत ही जल्द जल्द ये शासन जो है इनका समाप्त होता चला गया। कोई 10 साल के लिए, कोई 8 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। धीरे धीरे ये अपने मुगल साम्राज्य को बचा नहीं पाए और ये धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ढलता गया। और जो जन भागीदारी हुआ करती थी, इसी जन भागीदारी के कारण ही पिछले जो शासक हुए, जैसे कि आपका अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, आपका हुमायूं, और उसके साथ साथ में शाहजहां हुआ, औरंगजेब हुआ। औरंगजेब के पास ही नहीं जन भागीदारी थी, लेकिन उसके पास में एक धार्मिक कट्टरता थी। वो जोर जबरदस्ती करके लोगों को बनाना चाहता था, लेकिन उसकी जोर जबरदस्ती कभी भी किसी की नहीं चल पाई, तो उसकी क्या चलती, वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो क्या था, इन लोगों के पास भी जन भागीदारी हुआ नहीं करती थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हाल ही में इसकी धार्मिक कट्टरता और संकुचित नीतियों के कारण
जो मुगल साम्राज्य होता है धीरे धीरे कहीं न कहीं पतन की ओर बढ़ा और लगभग 50 वर्षों में ही 8 साम्राज्यों ने यहाँ पर शासन किया। ये सम्राट 1 से 2 वर्षों के लिए कभी कभी शासन कर पाते थे, 2 4 6 वर्षों के लिए, और इसके पीछे का कारण एक ही था कि जन समर्थन का ना होना या जन भागीदारी, इन लोगों के पास में जनता का भरोसा नहीं था। तो ये सम्राट मतलब मुगल साम्राज्य को संभाल कैसे पाते, क्योंकि जो पिछले इनके राजा हुआ करते थे उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने कहीं न कहीं जन भागीदारी और जन समर्थन को प्राप्त किया था और अपने स्थायी शासन को कायम कर पाए थे। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार से अस्थिर और अलोकप्रिय शासन के कारण क्या था, अलोकप्रिय शासन के कारण मुगल साम्राज्य का पतन और आगे बढ़ चला या और तीव्र हो चला। पता चल गया ना आपको। हुआ क्या था कि जब मुगल सत्ता में ये लोग थे तो इन लोगों ने कुछ काम ही नहीं अच्छे से कर पाया और इसको जो साम्राज्य हुआ करता था इसका विभाजन कई बार हो गया। किसका? तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो आगे बढ़ चला। बात ये हुई कि जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर इन लोगों ने आगे बढ़ा तो मतलब इन लोगों ने क्या किया, पतन के साथ ही क्या हुए, इसका कई बार, किसका, मुगल साम्राज्य का कई बार विभाजन तथा कई विद्रोह हुए। क्या हुआ? कई विद्रोह हुए। इन विद्रोहों को ये लोग संभाल नहीं पाए। पहले क्या हुआ करता था, जो अकबर के समय में विद्रोह हुआ करता था उसको अकबर कहीं ना कहीं क्या करता था, उसको अकबर कहीं ना कहीं दबा देता था। जहांगीर और शाहजहां ये सब इन लोगों ने क्या किया, अपने विद्रोहों को दबा दिया करते थे। वर्ष 1757 में हुआ क्या, वर्ष 1757 में जब 1757 का क्या होता है, वर्ष 1757 ईस्वी में जब वो हो रहा था आपका 1757 की जो क्रांति हो रही थी, तो उस समय में 1757 ईस्वी तक जो अवध आपका था, अवध क्षेत्र, क्या हुआ करता था, अवध और जो उत्तर प्रदेश है आपका, वर्तमान उत्तर प्रदेश, क्या था आपका, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है 5 राज्यों में विभाजित था। क्या? 5 राज्यों में विभाजित था। अब आप समझ सकते हैं कि मुगल सत्ता कैसे यहाँ पर संभव हो सकती थी। 1757 तक इन लोगों ने क्या किया, 5 राज्यों में इसको विभाजित कर दिया था। क्या हुआ, अस्थिर और अलोकप्रिय शासन के कारण मुगल साम्राज्य का पतन और आगे बढ़ चला। आगे होते हुए आगे पतन के साथ ही यहाँ पर कई बार विभाजन हुआ और विद्रोह भी हुआ है। इस विभाजन के दौरान वर्ष 1757 ईस्वी तक
मतलब पूरा जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था लगभग आपका 5 राज्यों में बट गया था। ये 5 राज्य कौन कौन से थे? ये 5 जो राज्य हुआ करते थे ये कौन कौन से थे? मेरठ और बरेली के उत्तर भाग में, कहां पर? मेरठ और बरेली के उत्तर भाग में, सॉरी, मेरठ और बरेली लिखे आप, बरेली के उत्तर भाग में, मेरठ और बरेली के उत्तर भाग में यहां पर किसका शासन हुआ करता था? एक पठान सरदार हुआ करता था। पठान सरदार नाजिब खान का शासन था। क्या था? नाजिब खान का राज्य था। नाजिब खान का राज्य था। तो ये आपको पता चला है कि मेरठ के उत्तर वाले भाग में, मेरठ और बरेली के उत्तर भाग में पठान सरदार हुआ करता था, नाजिब खान का साम्राज्य हुआ करता था। और आपके मेरठ के क्षेत्र में हुआ करता था, मेरठ और रुहेलखंड वाला जो इलाका हुआ करता था, मेरठ और दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना वाला दोआब क्षेत्र में क्या हुआ करता था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, कहां पर? रुहेलखंड में, रुहेलखंड में क्या हुआ? कहां पर? रुहेलखंड के इलाके में, रुहेलखंड क्षेत्र में। रुहेल सरदार किसका था? रुहेल सरदार रहमत खां का जो राज्य हुआ करता था, रहमत खां का राज्य। यहां पर किसका था? रहमत खां का राज्य था। क्योंकि जो मेरठ और दोआब का क्षेत्र था इसमें 2 राज्य हुए। उसके बाद में जो आपका दोआब क्षेत्र वाला भाग था, मध्य का दोआब क्षेत्र, मध्य दोआब क्षेत्र में, मध्य दोआब क्षेत्र में क्या था? यहां पर क्या था? यहां पर आपका फर्रुखाबाद राज्य में, मतलब फर्रुखाबाद, तो यहां पर फर्रुखाबाद क्षेत्र में मध्य जो दोआब क्षेत्र था फर्रुखाबाद में, यहां पर फर्रुखाबाद के नवाब का राज्य हुआ करता था। तो फर्रुखाबाद के नवाब हुआ करते थे, यहां पर इनका राज्य हुआ करता था। तो मेरठ और बरेली के उत्तर भाग में पठान सरदार हो गया, नाजिब खान, इसका आपका साम्राज्य हुआ करता था। मेरठ और दोआब क्षेत्र में कौन हो गया? रुहेलखंड सरदार हुआ करता था, रहमत खां का। और इधर आपका मध्य दोआब क्षेत्र में कौन था? फर्रुखाबाद के नवाब बसे हुए थे। और मैं बात कर रहा था अवध क्षेत्र की। आपके यहां पर कौन था? तो आपका यहां पर कौन था? हाँ, फैजाबाद, कहां पर? फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, ये जो जिले हुआ करते हैं इन जिलों में फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आपका जो हुआ करता था, इसी के साथ में आपका है जौनपुर। इन क्षेत्रों में आपका जो शासन हुआ करता था, यहां पर जो शासक था
यहाँ पर शासक था आपका आसफुद्दौला, अवध का नवाब हुआ करता था। कौन था आपका? बाद में आसफुद्दौला हुआ, यहाँ पर शुजाउद्दौला था। बाद में यहीं का शासक होगा आपका आसफुद्दौला। तो यहाँ पर तत्कालीन समय में 1757 के आसपास कौन था आपका? उसका शासन हुआ करता था। ठीक है, तो यहां तक हुआ आपका शुजाउद्दौला। तो इसके बाद में शायद आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं देख लूं एक बार, शायद नहीं दिखेगा। तो इसके बाद में हम ऊपर ही बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे मेरठ और उसके बरेली के ऊपर वाले भाग में यहाँ पर नाजिब खान का राज्य हुआ करता था। मेरठ और दोआब क्षेत्र में आपका रोहेलखंड छंद में मतलब वहां पर उसका शासन हुआ करता था। वहां के जो नवाब हुआ करते थे रहमत खान का। दोआब क्षेत्र में कौन था? फर्रुखाबाद के नवाब हुआ करते थे वहां पर, मध्य वाले दोआब क्षेत्र में। फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती, जौनपुर में कहा किसका शासन हुआ करता था? आपका शुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब हुआ करते थे, उनका साम्राज्य था। अब आपसे मैं बात कर रहा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किसका राज था? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो आपका हुआ करता था, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आपका झांसी, ललितपुर, जालौन, यहाँ पर जो है मराठों का राज्य हुआ करता था। रुहेल बुंदेलखंड क्षेत्र में मराठा सरदारों का राज्य यहाँ पर हुआ करता था। तो ये हो गया 5 राज्यों में विभाजित हुआ करता था आपका उत्तर प्रदेश ही तत्कालीन समय में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो मतलब अवध के नवाब हो गए। अवध के नवाबों पर हमने चर्चा कर ली और उसके बाद में आपसे बात करी हमने मतलब मुगल सत्ता जो थी, मुगल सत्ता थी उसके ऊपर, उसके पतन के ऊपर। तो मुगल सत्ता धीरे धीरे कहीं न कहीं समाप्त हो गई और मुगल सत्ता के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजों का आना पहले से स्टार्ट हो गया था। अंग्रेजों ने तो इन सत्ताओं को कहीं न कहीं जीत लिया था और इन सत्ताओं को जीतते हुए अंग्रेजों ने अपने कंपनी का शासन धीरे धीरे स्थापित कर लिया था। और उसके बाद में 1773 में आपको रेगुलेटिंग एक्ट भी देखने को मिलेगा कहीं न कहीं, और वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो हम उस पर आगे जो आधुनिक भारत का इतिहास होगा उस पर बात करेंगे और उस पर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर आपका मध्यकालीन जो इतिहास हुआ करता था वो समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मतलब उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये क्लास आज की यहीं तक समाप्त होती है। कुछ लंबी क्लास हो गई है क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें एडजस्ट करनी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।